अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ये इक्लिप्स आईडी के अंदर डीबगिंग एप्लीकेशन को हम डीबगिंग कैसे करते हैं उसके बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स थे और सवाल थे। तो हम लेट्स सी कि डीबगिंग इक्लिप्स के अंदर उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास और हम किस तरह नॉर्मली करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली इक्लिप्स के अंदर हम जो है जो भी जावा प्रोग्राम लिखते हैं, हम जावा के लिए जाहिर सी बात ये कर रहे हैं। इक्लिप्स के अंदर आप पाइथन, पीएचपी, बहुत सारे जावा स्क्रिप्ट, बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर भी जाहिर सी बात लैंग्वेजेस के अंदर आप काम कर सकते हैं। जी। ये राइट साइड के ऊपर मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि जो जो हम आज डिस्कस करेंगे, और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारा इक्लिप्स का विंडो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डीबगिंग? तो डीबगिंग, हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, एल्गोरिदम लिखते हैं, उसमें जाहिर सी बात है गलतियों के चांसेस होते हैं। तो हम जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जाहिर सी बात है प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर जो है वो एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन अगर हमने उसको उसमें से गलतियां ढूंढनी हो, या उसमें से कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी हो जैसे परफॉर्मेंस की कोई चीज़, या जो भी है उसका हम कहते हैं ना ड्राई रन करना हो उसको, यानी कि उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है। तो भाई स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने को जनरली हम डीबगिंग तो लफ्ज़ तो निकला है डीबग से, यानी कि अगर कोई गलती, कोई मसला कोई कोड के अंदर है, उसको ठीक करने से। लेकिन जी। सादा उसमें तो ये है कि जी, अगर आपने अपने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है तो दैट इज डीबगिंग। ठीक है। जी। डिबगिंग में आईडीई आपकी क्या हेल्प करता है? वो आपके प्रोग्राम को इंस्टेड के जी वो डायरेक्ट नॉर्मल रन कर दे, वो आपको बहुत सारे कंट्रोल्स दे देता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करो, वेरिएबल्स वगैरह जो भी मेमोरी के जो भी फुटप्रिंट उस वक्त है, उसको उसकी वैल्यूज चेक कर लो, उसको चेंज कर सकते हो। ये अब हम देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो सपोर्ट देता है जिसकी वजह से आप अपने एल्गोरिदम को, अपने कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं, या उसमें से कोई गलती खामी निकाल सकते हैं, वो हमारा वो डिबगिंग कहलाता है। जी। जी। अच्छा, सबसे पहले डिबग पर्सपेक्टिव इन इक्लिप्स आईडी। तो इक्लिप्स के अंदर एक चीज़ होती है पर्सपेक्टिव। आई डोंट नो कि क्योंकि इसका डायरेक्टली डिबगिंग से तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन डिबग पर्सपेक्टिव हम इस्तेमाल करेंगे तो लिहाजा हम हम वो डिस्कस करते हैं। इक्लिप्स के अंदर जो यूआई होता है उसको पर्सपेक्टिव कहते हैं। यानी कि अगर हम जावा का कोड लिख रहे हैं तो नॉर्मली हम जावा के पर्सपेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं। ये जो अभी आपके सामने खुला हुआ है, ये जावा का पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव क्या होता है? वो सेट ऑफ व्यूज होते हैं, यानी कि बीच में ये कोड है, ठीक है, जहाँ हम सोर्स फाइल है कोड लिखते हैं। नॉर्मली राइट साइड पे ये आउटलाइन बाय डिफॉल्ट ये देता है। अब ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, इंस्टेड के यहाँ पर आउटलाइन हो हम कुछ और कर लें, यहाँ पर ये क्लास हायरार्की वगैरह के प्रोजेक्ट की फाइलें हैं, हम इसको चेंज कर लें, इसको राइट साइड पे कर लें, इसको लेफ्ट साइड पे कर लें। ये हम कर सकते हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट ऐसे नॉर्मली होता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको चेंज भी कर लें तो वो चेंज हम हमारा जो चेंज करके हम इसको सेव कर लें तो वो पर्सपेक्टिव कहलाएगा। तो जब हम डीबग करते हैं एप्लीकेशन को, तो डीबग के अंदर हमें जो डिफरेंट किस्म के काम करने होते हैं, हमें वेरिएबल की वैल्यू देखनी है और इस तरह की चीज़ें देखनी है, तो वो वाले व्यूज़ थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम वो वाले व्यूज़ इस्तेमाल करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम अगर हम डीबग का पर्सपेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें वो सारी चीज़ें नजर आएंगी। अब वो होती क्या है, ये राइट साइड पे देखें, ये जहाँ पे जी। मेरा माउस है, अ, ये सारे पर्सपेक्टिव है। ये भी हमने जावा का पर्सपेक्टिव खोला है। अगर मैं ये डीबग वाले पर्सपेक्टिव को क्लिक करूं तो ये डीबग वाला पर्सपेक्टिव आ जाता है। डीबग वाले पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस आया है कि वहाँ पर, यहाँ पर कोड का जो एग्जीक्यूशन मॉडल होता है वो दिखा रहा होता है, यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर भी होता है लेकिन वो सेकंड टैब बन जाता है, और यहाँ पर और कुछ दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह पर्सपेक्टिव जो है, जैसे गिट का पर्सपेक्टिव है, ये जावा ब्राउजिंग एंड सो ऑन, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और इवन जैसे मैंने कहा कि आप इसको चेंज करके यहाँ विंडोज़ में जाएं पर्सपेक्टिव में, तो इसको सेव अपने अपने लिहाज से, अगर आपको अच्छा लगता है कि जी ये जो कंसोल है ये यहाँ लेफ्ट पर आए, या कोई और चीज़ कहीं और चले जाए, ठीक है, तो आप उसको चेंज करके उसको सेव कर लें, तो वो आपका सेव्ड पर्सपेक्टिव होगा। जी। जी। जब भी आप किसी कोड को रन करते हैं ना, कि जी मैंने इसको डीबग करना, मिसाल के तौर नॉर्मली आप जावा वाले में होते हैं, इसको आप डीबग करने के लिए क्लिक करते हैं अगर, ठीक है, तो हमेशा इक्लिप्स क्या कहता है, करता है, तो पहले आपसे ऑफर मांग लेता है
ये देखें, सबसे पहले ये वाली विंडो आती है जिसमें कहता है कि भाई ये जो आप डिबग करने के लिए खोल रहे हो, तो नॉर्मली उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, तो स्विच कर दो। तो नॉर्मली आप बंदा स्विच कर लेता है, ठीक है। और अगर आप इसको सेव कर लें, उसका मतलब है कि हमेशा वो सेव कर लेगा, ठीक है। अम, ये मैं डिबग पर्सपेक्टिव में आ ही गया हूँ वैसे तो। ये पर्सपेक्टिव होता है, तो सबसे पहले यानी कि वो हो गया। अच्छा, जब हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो रन के लिए करें, चाहे वो डिबग के लिए करें, तो होता क्या है, वो रन होना शुरू हो जाता है। तो रन होना शुरू अगर हो जाए, तो हमने उसको कहीं से यानी कि स्टेप बाय स्टेप, जब हम किसी कोड को डिबग मोड में रन करते हैं, तो क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप रन होने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको हमें रोकना होता है कहीं। हम रोकते कैसे हैं? हम रोकते हैं बाय यूजिंग ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स, ब्रेक पॉइंट का क्या मतलब है? ब्रेक पॉइंट का मतलब है कि हम किसी भी लाइन को, किसी भी कोड के लाइन को, किसी कोई भी हमारे कोड के अंदर जो मर्जी लाइन है, हम चाहें तो वहां पर ये इस तरह का एक डॉट लगा सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि यहाँ पर हम उसको रोकना चाहते हैं। इसको ब्रेक पॉइंट कहते हैं। जब हम इधर डबल क्लिक करते हैं, तो ये ठीक है। लाइन ब्रेक पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं कोड में, इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो अभी ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ब्रेक पॉइंट यानी कि ऐसी जगह जहां पर वो जो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है डिबग के लिए, वो वहां पर रुक जाएगा। अगर आप कोड को जैसे ही रन करेंगे, तो हम सबसे पहले, जैसे मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले लेट्स सी, हम यहाँ पर कहते हैं जी कि पहली लाइन के ऊपर वो कोड आके रुक जाए। हम यहाँ डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जी सबसे पहले तो अब वो अगर हम जैसे ही रन करेंगे, तो यहाँ पर आकर रुक जाएगा। ये देखें, लाइन ग्रीन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब सेकंडली सब ये क्या होता है कि इसको हम राइट क्लिक करें, यानी कि दो तरीके होते हैं, कंट्रोल क्लिक करें, कंट्रोल डबल क्लिक करें, या ये जो टॉगल पॉइंट है इसको पर राइट क्लिक करें, तो यहाँ ये ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टीज होती हैं। हम इसके अंदर जाएं, तो इसके अंदर जो भी ब्रेक पॉइंट इनेबल्ड होगा, वो इनेबल्ड यानी कि चेकड होगा, ठीक है। उसके अलावा भी तीन चार प्रॉपर्टीज और होती हैं। तो सबसे पहले जो इनेबल्ड का, अगर इनेबल को हम डिसेबल कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ब्रेक पॉइंट वहाँ रहेगा, लेकिन उस पर रुका नहीं करेगा। तो ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है, ठीक है। ट्रिगर पॉइंट, इसके अलावा क्या है ट्रिगर पॉइंट? ट्रिगर पॉइंट पहले ये देख लेते हैं, हिट काउंट। हिट काउंट प्रॉपर्टी एक होती है। अगर हम कर दें जी कि हिट काउंट जो है ना, फर्ज किया 2 है, ठीक है। इस केस में तो ये ट्रू नहीं होगा, लेकिन हिट काउंट 2 होने का मतलब ये है कि जी फर्स्ट टाइम जब इस लाइन के ऊपर कोड एग्जीक्यूट हो तो मत रुके, और सेकंड टाइम जब आए तब रुक जाना, सर सर। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम, जैसे हम लूप में कोई काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि 100 टाइम्स जो है ना ये लूप सही चलता है, उसके बाद कोई मसला आ जाता है, तो हम वहां पर जी ब्रेक पॉइंट लगाकर उसको कर सकते हैं कि हिट काउंट जो है 100 टाइम्स के बाद जो रुक जाए, ठीक है। उस कोड को जब वो 100 टाइम्स एग्जीक्यूट कर ले, जी जी समझ। तो फिर रुक जाए, ठीक है। और ये थोड़ा सिंपल है। लेट्स से दूसरे वाला को देखते हैं, वो जो ट्रिगर पॉइंट है। ट्रिगर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जी जैसे अभी हमने जब कोड को रन किया है, तो यहाँ पर ये पहला था, वहीं पर रुक गया। फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर ये भी लगा हुआ है, और यहाँ पर ये तीन हमने वो लगाए हुए हैं, क्या ब्रेक कहते हैं, ब्रेक ब्रेक पॉइंट लगाए हुए हैं, ठीक है। और फर्ज कर लेते हैं ये तीसरा जो है, उसको हम कह देते हैं, वो हमारा ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है। जब हम ट्रिगर पॉइंट जब टी लगाते हैं, तो देखें इसके ऊपर ये टी आ गया, ठीक है। और उनके ऊपर वो थोड़ा सा कोई डिफरेंट आइकन है बेसिकली टी के ऊपर। अब क्या होगा, अब मैं इसको स्टॉप करके ना दोबारा चलाता हूँ, तो अब क्या होगा, देखें, अब वो इसके ऊपर नहीं रुका, ठीक है। तो ट्रिगर पॉइंट क्या करता है कि अगर ज्यादा ब्रेक पॉइंट्स है ना, तो उसमें से जो ट्रिगर पॉइंट वाला जो होगा, उसके ऊपर पहली दफा आएगा तब रुकेगा, वो दूसरों के ऊपर नहीं रुकेगा। लेकिन इस लाइन के बाद अगर फर्ज किया कहीं ट्रिगर कोई और ब्रेक पॉइंट है, मिसाल के तौर पे आगे एक ब्रेक पॉइंट है, ठीक है, जो कि बेशक ट्रिगर पॉइंट ना हो, एक दफा इस पर आ गया तो अब ब्रेक पॉइंट ट्रिगर हो गया, ठीक है। इसके बाद जब हम इसे कहेंगे ना कि चलो, तो वो यहाँ रुक जाएगा, सर सर सर। ठीक है। क्योंकि हमारा ये तो, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए ऐसे छोटी सी एक क्लास में छोटे से दो चार लाइनों का कोड ऐसे डाल लिया है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे पास हजारों लाइनों का कोड होगा, बहुत सारी क्लासें होंगी, ठीक है। तो हमें पता है कि जी जब हमारा ये वाला फर्ज किया कोई इवेंट हैंडलर है,
ठीक है, उस जी जी इवेंट हैंडलर के ऊपर जब कोड आता है तो उसके बाद कुछ मसला हो जाता है, मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो हम हमारे कोड के अंदर जगह जगह हमने ब्रेक पॉइंट लगाए हुए हैं, लेकिन पहले तो जब तक हम वो इवेंट हैंडलर वो वाला हो ना, जब तक मसला होता ही नहीं है, तो लिहाजा कहीं और रुक के हमारा टाइम ना ज़ाया करे। तो हम क्या करते हैं, वो जो इवेंट हैंडलर का कोड होगा उसके अंदर वाले को हम मार्क कर देंगे कि ये ट्रिगर पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद जब हम उसको प्रोग्राम को चलाएंगे, तो जब हम वो इवेंट क्रिएट करेंगे, वो इवेंट कॉल होगा, तो उस लाइन के ऊपर जाएगा, तो फिर उसके बाद से सारे ब्रेक पॉइंट्स इनेबल हो जाएंगे। जी ठीक जी है। आसिफ। ठीक है, तो जी इनेबल, ट्रिगर पॉइंट और हिट काउंट 3 हो गए। कंडीशनल क्या होता है? अगर हम इसके अंदर आए प्रॉपर्टीज में, तो ये कंडीशनल है। कंडीशनल का अगर हम चेक करें, तो प्रैक्टिकली कंडीशनल का मतलब क्या है कि आप कोई भी कंडीशन लगा दें इसके ऊपर। मिसाल के तौर पर ये वाला ब्रेक पॉइंट हो उस वक्त जब जो है ना ए इंट जो है वो, पर ये तो यहाँ पर ए इंट डिफाइन हो रहा है। ए इंट की जगह मैं कर, जो भी आपके कॉन्टेक्स्ट के अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी वेरिएबल है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज किया हम कहते हैं जी कि सी की वैल्यू जो है ना 1, ठीक है, तब ये वाला ब्रेक पॉइंट हो। देखते हैं क्या होता है। अप्लाई कर दिया मैंने, इसको स्टॉप करके मैं दूसरी दफ़ा चलाता हूँ। पहले तो ये ट्रिगर पॉइंट था, यहाँ पर आके रुका है, इन दोनों पर रुका नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको चला देता हूँ कि अब यहाँ पर रुके, लेकिन यहाँ पर हमने इसको कंडीशनल लगाया हुआ है। ठीक है ना, ये देखें इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी बना हुआ है आइकन के ऊपर। जी अब देखते हैं ये कहाँ पे रुकता है। मैं यहाँ पर एक और लगा देता हूँ जस्ट इन केस। वो देखें यहाँ पर आ गया, यहाँ पर नहीं रुका वो। क्यों? क्योंकि जिस वक्त वो इस ब्रेक पॉइंट पर आया है, वो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू देखें, माउस किसी पर मैं लाता हूँ, 10 है। मैंने उसको कहा था टेन। ए की वैल्यू 1 हो, ऐसे ही कहा था ना, ए या सी की वैल्यू, किसी की वैल्यू 1 कहा था मैंने। हाँ, सी की वैल्यू 30 है, ए की वैल्यू 10 है। मैंने उसको क्या कहा था, सी की वैल्यू 1 हो। जी ठीक है, जी तो लिहाजा यानी कि कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की फलां फील्ड की वैल्यू ये है, या जो मर्जी आप, जो भी आप एक एक्सप्रेशन लगा सकें, जैसे इफ के अंदर लगाते हैं, वो लगा देंगे, तो ये कंडीशनली स्टॉप कर जाएगा ब्रेक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जी क्लियर हो गया। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये हमारे अच्छा, वॉच पॉइंट, वॉच पॉइंट जो है इसी तरह ब्रेक पॉइंट, अगर ये वाला मैं इसको, इसका ट्रिगर हटा देता हूँ। ये वाला जो है ना वो ट्रिगर वाला है, तो इस वजह से वो यहाँ रुक नहीं रहा। अगर अगर आप ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, अभी हमने क्या कहा, ब्रेक पॉइंट लगाएंगे क्या कहते हैं किसी लाइन के ऊपर, तो वहाँ कंडीशन 3-4 ऑप्शन है। हमने कहा कि उसमें यानी कि उसका ट्रिगर पॉइंट होने की वजह से वो रुक या नहीं रुकेगा, उसका हिट काउंट आ जाए, या फिर कंडीशनल कंडीशन कोई ट्रू या फॉल्स हो, तो उसके बेस पे वो रुकेगा या नहीं रुकेगा। उसके अलावा ये कंडीशन होती है नॉर्मल लाइंस के ऊपर, जो नॉर्मल कोड की लाइन है उसके ऊपर जब हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसकी जगह कोई फंक्शन है, या पहले हम ये कर लेते हैं, हमारा कोई वेरिएबल है, जहाँ वेरिएबल डिफाइन हो रहा है, वहां पर अगर हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, तो फिर हमारे पास एक एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आया? इस आ जाए भाई, पहली बात है, यहाँ आ क्यों नहीं रहा ब्रेक पॉइंट? इसका कुछ फ्रीज हो गया है, ब्रेन फ्रीज। लेट मी डू इट अगेन। टॉगल ब्रेक पॉइंट, हाँ खत्म हो रहा है, अब चल पड़ा लगता है। हाँ चल पड़ा। अच्छा, मैं टॉगल ब्रेक पॉइंट करता हूँ, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। तो इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ स्पेशल नहीं आ रहा, क्यों नहीं स्पेशल नहीं आ रहा? लेट मी डू इट अगेन। नहीं आया, क्या चक्कर है? अच्छा एक सेकेंड, पर मुझे नहीं पता ये फिलहाल क्यों आ रहा है। ये मैंने इसको थोड़ी देर पहले ट्राई भी किया था जस्ट इन केस। अच्छा अभी देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक फंक्शन के ऊपर, अगर कोई भी फंक्शन है हमारा, ठीक है, जैसे ये फंक्शन, ये सारे फंक्शन है, अगर मेथड या फंक्शन जिसको हम कहते हैं,
उसके ऊपर भी हम ठीक। लगा सकते हैं। जब उसके ऊपर लगाएंगे, देखें एक एरो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बन गया। वो जो है, जब फंक्शन के ऊपर हम लगाते हैं तो वही इनेबल, ट्रिगर पॉइंट, हिट काउंट, कंडीशनल, बाकी सारी चीज़ें वही उसी तरह है। एक ही एंट्री और एग्जिट की ऑप्शन भी आ जाती है। इसका मतलब ठीक क्या है। है कि जब वो फंक्शन में जा रहा होगा, एंट्री का अगर क्लिक हुआ हुआ है, तब आप रुक जाओ। और एग्जिट पर अगर आप लगा दो इसकी जगह, तो इसका मतलब है कि जब वो फंक्शन को कंप्लीट कर लेगा, जैसे अगर हम इस फंक्शन के ये जो लेवल 1 वाला ये वाला जो फंक्शन है, इसमें अगर हम एंट्री पर लगाएंगे तो ये लाइन नंबर 72 पर रुक जाएगा, या 71 पर रुक जाएगा वो पैरामीटर के पास। ठीक है। और अगर हम एग्जिट पर लगाएंगे तो वो लाइन नंबर 76 पर रुक जाएगा, तो वो इससे बाहर निकल रहा होगा, 75 कर चुका होगा। ठीक है। और अगर हम जी जी। दोनों पर लगा देंगे तो वो शुरू में भी रुकेगा और एंड पे भी रुकेगा। तो ये यानी कि एज ब्रेक पॉइंट्स के अंदर अगर वो मेथड के ऊपर लगा हुआ हो तो फिर ये होता है। ठीक है। मैं इसको खत्म कर देता हूँ जस्ट इन केस यहाँ रुके। ये अक्लमंद आदमी क्यों नहीं रुक रहा? अच्छा, समहाउ नाराज हो गया एक्लिप्स हमारा के वेरिएबल के ऊपर नहीं आ रहा। यहाँ तो आ रहा है, ये तो वेरिएबल, यहाँ यहाँ तो ठीक है। असल में होता यह है कि जहाँ वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे होते हैं, अगर आप वहाँ लगाएं तो ठीक। वहाँ पर एक और कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं कि एक्सेस या मॉडिफायर, ये वाली कंडीशन आती है जो कि समहाउ, अगर चले हम इसको देखेंगे, अगर तो वजह क्या है पता लग गई तो ठीक है, नहीं पता लगी तब भी हम कुछ ना कुछ करके इसको निकाल लेंगे और आपको बता देंगे। लेकिन अभी नहीं आ रहा यहाँ पर, जैसे हमने देखा था वो मेथड के केस में, यहाँ पर हमारा एंट्री और एग्जिट था। उसी तरह जी जब जी। आप वेरिएबल के ऊपर लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन एक्सेस या मॉडिफिकेशन। उसका मतलब क्या होता है कि भाई वो चलता रहेगा कोड। जब उस वेरिएबल की वैल्यू कोई एक्सेस करता है, यानी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करता है कोड में, उस वक्त वो रुक जाएगा। और अगर एक्सेस वाले को चेक कर देंगे, अगर आप मॉडिफिकेशन को चेक कर देंगे तो क्या कहते हैं वो, अगर वो मॉडिफाई होगा, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज करेगा, सी की वैल्यू को जैसे 0 से 20 करेगा, फर्ज किया कुछ भी करेगा, कोई वैल्यू चेंज करेगा, तो उस वक्त वो आएगा। लेकिन समहाउ अभी नहीं आ रहा है, और आई एम नॉट श्योर कि व्हाई इट इज बिहेविंग लाइक दैट। इट शुड बी देयर। अच्छा, तो खैर इसको हम एक और, या हम इसको कमेंट कर बाद में कमेंट कर देंगे कि क्यों हुआ था ये हो गया हमारे ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है। तो हमें ब्रेक पॉइंट लगाना आ गया कि हम उनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से लगा सकते हैं। और मकसद क्या है कि जब ठीक भी है। हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे उसका मतलब वो होगा कि जब हम कोड को रन करेंगे वो वहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है। अब हम करते हैं डिबगिंग। ठीक है। डिबगिंग का मतलब, जैसे मैंने क्या कहा था कि हमने स्टेप बाय स्टेप उसको चलाना है, और फिर देखना है कि हमारे प्रोग्राम में कोई खामी है या जो भी जो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं वो हम देखेंगे। तो मैं दोबारा इसको चलाता हूँ। ठीक है। तो चलाने का मतलब क्या होता है कि अभी यहाँ पर रुक गया, हमने ब्रेक पॉइंट लगाया, ब्रेक पॉइंट से रुक गया। ठीक है। रुकने के बाद हमने क्या करना है, रुकने के बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं। अगर हम माउस और कीबोर्ड माउस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये सामने हमारे ये बटन है। ठीक है। ये जो है टूल बार, इसको कहते हैं ये डिबगिंग के लिए। ठीक है। तो ये जैसे है रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब होता है कि भाई ठीक है, रुक गया, मैंने देख लिया जो देखना था, मिसाल के तौर पर इसको अब हम लेट्स मूव ऑन। तो अगर हम रिज्यूम का बटन दबाएंगे या F8 का बटन दबाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो आगे चल पड़ेगा और अगला जो भी ब्रेक पॉइंट पॉइंट होगा वहां रुकेगा। अगर बीच में इसके 1000 लाइनें होती तो 1000 लाइनें के आगे जाके 1000 लाइनों को एग्जीक्यूट कर लेता, और जहाँ पे अगला ब्रेक पॉइंट था वहां पे रुक जाता। ठीक है। तो रिज्यूम का जी जी। मतलब क्या होता है कि आपने अगले ब्रेक पॉइंट पे रुकना है। जैसे यहाँ पहले यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका, अब यहाँ रुका, बीच वाली सारी लाइनों पर वो नहीं रुका। ठीक है। और F5 होता है स्टेप इनटू, और F6 होता है स्टेप ओवर। F6 का मतलब है कि भाई अब लाइन बाय लाइन चलते रहो। जैसे अब मैं अगर F6 में F6 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, F6 प्रेस कर रहा हूँ, एक एक लाइन आगे जाता रहेगा। ठीक है। जी जी। इस तरह बिल्कुल। करके एक एक लाइन आगे जाता रहेगा। लेकिन अगर मैं F5 प्रेस करूंगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन है ना, यहाँ पर अगर ठीक है। मैं F5 प्रेस करूंगा, यानी कि F5 क्या चीज़ है, स्टेप इनटू, तो वो उस स्टेप के अंदर चला जाएगा, मतलब उस फंक्शन के अंदर चला जाएगा। ठीक है। सही।
जी तो जी फिर मैं यहाँ से F6 प्रेस करूंगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, इस जी जी तरह हम जो है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, F8, यानी कि कंटिन्यू करो अगले ब्रेक पॉइंट तक, या F5 किसी मेथड के अंदर दाखिल हो जाओ, F6 यानी कि नेक्स्ट उस पर चले जाओ, मेथड के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर हमें पता है कि जैसे ये मेथड जो है ये कॉन्कैट करेगा, तो हम इसके अंदर, हमें पता है इस मेथड में कोई ख़राबी नहीं है, या जो भी हम इसको नहीं देखना चाहते, हम आगे जाना चाहते हैं, तो हम F6 जी करेंगे, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा बल्कि अगली लाइन पर आ जाएगा। अंदर नहीं जाएगा मतलब क्या है कि अंदर वाली लाइन को अंदर जाएगा, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, वापस आएगा, फिर आगे रुकेगा। ठीक है। जी जी क्लियर है। अच्छा, ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, ये हम इसको कंट्रोल फ्लोज कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ क्या होगी, स्टेप रिटर्न देख लें। हम्म, अच्छा, स्टेप रिटर्न क्या होता है, अब हम चूँकि आगे आ गए हैं तो शायद हम नहीं जा सकेंगे, खैर जा तो सकेंगे अगर हम बंद करके दोबारा चला लें, वो तो मसला नहीं है। उसमें क्या होता ठीक है कि जैसे मिसाल के तौर पर हम इस लाइन के ऊपर हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, आगे मजीद अब फंक्शन जो है वो हमारा 50 लाइनों का है, तो हमने बाकियों को नहीं देखना, तो हम ये F7 प्रेस करेंगे, तो ये स्टेप रिटर्न है ये वाला। ठीक है, जो कि अभी अभी हम जो कि किसी फंक्शन के अंदर, मैं अंदर फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर चला जाता हूँ मैं, ताकि आपको पता लगे। ये लेवल 1 जो है, ये एक फंक्शन है ना, हम जी जी इसके अंदर अंदर चले जाते हैं। ठीक है, जब हम इसके अंदर चले गए, तो हम आगे जाते हैं, और ये लेवल 2 वाले में आ जाते हैं। ये फर्ज कि हम पहली लाइन के ऊपर हैं, अभी दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होनी है, तीसरी एग्जीक्यूट होनी है, हम इसकी जगह हम F7 करते हैं, यानी कि स्टेप रिटर्न। तो क्या होगा, वो पिछले फंक्शन के एंड पर आ गया, इस पिछले फंक्शन के एंड पे यानी कि इस फंक्शन से वो निकल गया, इस फंक्शन में ये वाली वैल्यू उसने एग्जीक्यूट की, ये वाली वैल्यू उसने एग्जीक्यूट की। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि वो आगे चला जाएगा, उसका मतलब है कि वो उसको एग्जीक्यूट करके ही जाएगा, इनको एग्जीक्यूट करके वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम ये F5 F6 F7 का क्या मतलब है, कि हम उसको कंट्रोल को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, कि हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर इस लाइन के ऊपर है, ठीक है, हम कहते हैं यार यहाँ तक ना, ये वाली लाइन, या फर्ज किया ये बहुत बड़ा फंक्शन है, इसके अंदर बीच में 50 लाइन है, हम कहते हैं यार यहाँ तक ठीक है, जरा हम यहाँ पर आके रोकना, तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ये रन टू लाइन। ठीक है, रन टू लाइन का ठीक है। मतलब क्या है कि जी ठीक है, बाकी सारे एग्जीक्यूट कर जल्दी से और यहाँ पहुंच। सही सर। ठीक है, इसी तरह स्टेप 7 हमने क्या क्या कहा था अभी, कि कि भाई ये वाली लाइन, स्टेप रिटर्न का मतलब है, यानी कि F7 का मतलब ये है कि भाई तू ये वाली बाकी फंक्शन, इस फंक्शन को ख़त्म कर और वापस पहुंच। ठीक है, जी तो जी जी बेशक हम इसको करके दोबारा, यानी कि दोबारा आ जाते हैं, वो तो इतना मसला नहीं है। दोबारा हम इधर आ गए, रेज्यूम, स्टेप इनटू, स्टेप ओवर, स्टेप रिटर्न, ये 4 कंट्रोल फ्लोज हैं जिसकी मदद से हम जैसे F6 इस तरह करके लेके जाते हैं, और F5 से हम किसी के अंदर दाखिल होते हैं किसी मेथड के, और F7 से उस मेथड से हमने बाहर निकलना हो, तो हम क्विक जल्दी से बाहर निकलना हो तो F7 से बाहर निकलते हैं, और F8 से, F8 का मतलब होता है कंटिन्यू करो विदाउट स्टॉपिंग, तो उसके बाद वो उसी वक्त स्टॉप करेगा जब उसको कोई ब्रेक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ जी हमने जो कि यहाँ पर लिखी भी नहीं है, वो हमने क्या किया कि हमने कहा कि ये वाली लाइन है ना, हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, अच्छा कहेगी रन टू लाइन, यहाँ आ जाए, तो वो यहाँ हमने उसको कहा आने के लिए, लेकिन बीच में ब्रेक पॉइंट था तो वहाँ रुक गया। अगर ब्रेक पॉइंट ना होता, मिसाल के तौर पर, जैसे हम इसको, हाँ ये हम इसको, इस ब्रेक पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं, अब मैं कहूँगा कि जी ये तीनों चारों पांचों लाइनों के बाद तू यहाँ आ जा, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसका मतलब है कि इन सारों को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पर आकर रुक जाएगा, यहाँ पर हालांकि ब्रेक पॉइंट मैंने नहीं लगाया हुआ था, लेकिन तो ये 5 तरीके कंट्रोल को चेंज करने के होते हैं। ठीक है, अब जी जी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ये सब करते किस लिए हैं, हम बेसिकली अपने कोड को देखते हैं, उसमें वेरिएबल वगैरह जो हमने डेटा सेट कर रहे होते हैं उसके लिए करते हैं ना। तो असल काम क्या है, वॉचिंग द वेरिएबल्स। भाई ये जो यहाँ पर ये सारे वेरिएबल A B C, लिस्ट, हेलो, DC, ये सारे डिफाइन हुए हैं, इनकी वैल्यू क्या है, क्योंकि उनकी वैल्यू के ऊपर ही सारा वो दारोमदार होता है हमारे कोड का, हमारे प्रोग्राम का। तो जी बिल्कुल। यहाँ एक तो
हमारे जो जो पर्सपेक्टिव में हमारा ये एक विंडो है, इसको हम वेरिएबल्स का विंडो कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स की विंडो में जहां जहां आप जाते रहेंगे, जो जो वेरिएबल स्कोप के अंदर होंगे ना, वो खुद ब खुद इधर आते रहेंगे। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो वेरिएबल स्कोप के अंदर होगा वो खुद ब खुद आएगा। स्कोप का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर इतने सारे ये जो 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 वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन है, ये सारे यहाँ नजर आ रहे हैं ना, और उनकी वैल्यू जी भी है वो नजर आ रही है। अभी हम देखते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। लेकिन मिसाल के तौर पर हम इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर घुस जाते हैं। F5 में कर रहा हूँ, हम कनकैट में आ गए। ये देखें यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया। यहाँ पर input 1 input 2, ये दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं। ऐसा ही है ना? जी जी क्यों? बिल्कुल। क्योंकि अब इसके स्कोप में ABCD वाले सारे खत्म हो गए ना, वो ये तो फंक्शन के अंदर है। जी जी ठीक है, तो वो बाकी जो वेरिएबल थे उनका स्कोप नहीं है, तो वो यहाँ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, हम इसको आगे चलते हैं। वापस हम स्कोप में दोबारा आ गए तो वो सारे आ गए। ठीक है, अब हम जरा इसको फोकस करते हैं कि ये वैल्यूज कैसे दिखाता है। ये सारी वैल्यूज अगर प्रिमिटिव है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू नजर आ जाएगी। यानी कि ए की वैल्यू इधर 10 है इस वक्त, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 30 है। हेलो, ये स्ट्रिंग का नाम है, ये देखें ये वाली स्ट्रिंग है। ठीक है ना? इसी जी तरह सी है, उन सारों की वैल्यूज आ रही हैं। तो प्रिमिटिव जो है, जैसे आप देखें प्रिमिटिव किसको कहते हैं, वो जो इंटीजर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उनकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। A = 10, C = 30, B = 20। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का उनका स्ट्रिंग फॉर्मेट आता है। यहाँ पर हमेशा ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग फॉर्मेट नजर आएगा। स्ट्रिंग फॉर्मेट का मतलब क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर जो उसका टू स्ट्रिंग अगर आप करेंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो वैल्यू होगी ना वो नजर आएगी। ठीक है, जैसे मैं अगर इंट जो है, ये इंटीजर है, उसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसके क्या कहते हैं, उसको हम टू स्ट्रिंग करें तो वो 40 आता है ना, क्योंकि वो उसकी जो वैल्यू आती है वही आता है। ठीक है, वो आ रहा है। जबकि हम इसको करें, किसी क्लास को करें, ये DC एक क्लास है। ठीक है, तो ये देखें, ये जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टू स्ट्रिंग करें तो हम ऐसी वैल्यू आती है ना। जी ठीक है, तो ये वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह नजर आता है कि जो भी उसका टू स्ट्रिंग जो डायरेक्ट है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो लिस्ट होगी, हम उसको एक्सपेंड कर सकेंगे। ठीक है ना? ये हेलो, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को एक्सपेंड करते हैं तो इसका खैर हमें इतना कोई खास फायदा नहीं है। मिसाल के तौर पर ये DC देखें, DC हमारी डीबग क्लास है, ऐसी ये वाली क्लास है। तो इसके अंदर एक वेरिएबल है DC वैल्यू, तो हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो क्या कहते हैं, उसका वेरिएबल मिल जाएगा हमें। इसी तरह मैंने सिर्फ दिखाने के लिए system.out को एक वेरिएबल में असाइन कर दिया था। ठीक है, ये वो है वो PS। तो ये PS हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो PS के अंदर जो जो कुछ है, आउट का ऑब्जेक्ट है, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही है। हम मज़ीद उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो आउट का ऑब्जेक्ट जिस चीज़ का है, मिसाल के तौर पे, वो सारा नज़र आएगा। अगर उसके अंदर कोई और चीज़ है, उसके अंदर अपेरेंटली आउट के अंदर एक और आउट है समहाउ, तो वो नज़र आएगा। तो हम इसको जितना मर्जी, जितने अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने मर्जी ऑब्जेक्ट हो, हम उसके अंदर घुसते चले जाएंगे, वो सारी चीज़ें। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये लिस्ट है, ये स्ट्रिंग की लिस्ट है। तो हम जब इसको जी एक्सपेंड करेंगे तो वो एरे लिस्ट अगर है, सिंपल एरे, तो वो इस तरह करके लिस्ट दिखाएगी। ठीक है, और अगर ये ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो मजीद दिखाएंगे। ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये बड़ा, यानी कि जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे आराम से, इसके अंदर हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे अब मिसाल के तौर पर हमने कहा कि जी ये बाय डिफॉल्ट तो ये दिखाएगा, लेकिन अगर हमने ये नहीं देखना हो, यानी कि कोई ऐसी लॉजिक हो कि जब इसके ऊपर आए तो हमें फलां चीज़ नज़र आ जाया करे, तो हम इसके अंदर एक और काम कर सकते हैं कि इसका एक फॉर्मेटर लिख सकते हैं। फॉर्मेटर का मतलब क्या होता है कि जब हम इसको क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर है ना, हाँ, ये गेट DC वैल्यू, शो DC वैल्यू, फर्ज किया हम कहते हैं कि भाई जब तू ये वाली क्लास को दिखाए ना, तो हमें शो DC वैल्यू ये दिखा दिया कर, ये देखें। तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पर ये शो DC वैल्यू के अंदर ये है, यानी कि जी जी DC, तो वो दिखा देगा। ठीक है, ये हमारे लिए काम आ सकता है अगर हम फर्ज किया कोई कॉम्प्लेक्स चीज को ये सारी चीजें ट्रिवियल, अगर हम दो चार चीजें हो तो जाहिर सी बात है हमारे लिए बड़ा आसान होता है, हमें इन चीजों की शायद कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम कोड ऐसा कर रहे हैं जिसमें 30 40 50 डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स को हम हैंडल कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, तो वहां पर इस तरह की चीजें जो है वो क्या कहते हैं, फायदा देती हैं। मैं रिमूव कर देता हूँ इसको जो मैंने लगाया था। तो ये हमारा फॉर्मेटर है।
ठीक है। तो इसकी मदद से हम यानी कि ऑब्जेक्ट्स को अगर हम कुछ ना करें, डिटेल फॉर्मेट ना डिफाइन करें, तो हम इस तरह करके देखेंगे, लेकिन हम उसको एनीवेज एक्सपेंड करके तो देख ही सकते हैं, जैसे मैंने कहा था। ठीक है जी ना। जी बिल्कुल। दूसरी, अच्छा, ये व्यूज में वॉच वेरिएबल हो गया, लिस्ट में हमने दिखा दिया आपको, हाँ। तीसरी चीज लिस्ट थी, लिस्ट कहाँ गया, लिस्ट हमारे ये है। नहीं, कोई भी किसी चीज की लिस्ट हो तो वो सिंपल है, चाहे ऑब्जेक्ट की लिस्ट हो तो यहाँ ऑब्जेक्ट सारे आ जाएंगे। ठीक है। मैंने स्ट्रिंग की लिस्ट बनाई थी तो ये स्ट्रिंग की लिस्ट आ गई थी। तो अगर ऑब्जेक्ट का लिस्ट होगा, ऑब्जेक्ट को हम एक्सपेंड करेंगे तो इसी तरह एक्सपेंड होता जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई और लिस्ट एंड सो ऑन, जितना भी होगा वो यहाँ, यानी कि आप उसको एक्सपेंड कर, जितना मर्जी एक्सपेंड करके हर एक की वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है। वेरिएबल असाइनमेंट, अच्छा, एक ये वाला हमने पहले उसमें डिस्कस की, ये जो हम ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पर लगा रहे होते हैं वो सारे यहाँ पर आ रहे होते हैं, ये ब्रेक पॉइंट का व्यू है। ठीक है। और ये वही चीज़ें जो हम यहाँ पर कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से किसी को सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ से भी हम हिट काउंट, ट्रिगर पॉइंट वगैरह हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। ठीक है। ये बस एक और व्यू है, हम चाहे इधर राइट क्लिक करके करें, ठीक है, या यहाँ करके करें, एक ही बात है। अ, तो ये जो वेरिएबल है इनमें एक अच्छी चीज़ है कि हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये 10 की जगह अगर हम इसको 100 कर दें तो ये वेरिएबल ए की वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर हम, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू चेक करेंगे तो ये 10 था ना अगर, तो अब वो 10 नहीं है, वो हमने यहाँ पर खुद से अगर 100 कर दिया तो वो 100 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा। अब मिसाल के तौर पर मैं एक और, वैसे एक और व्यू क्या है, इसके ऊपर मैं माउस लाऊंगा, ये वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 100 है। ठीक है। यही वाले अच्छा। वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके ऊपर माउस ला के हम रोकेंगे तो ये यहाँ पर वो चीज़ें नजर आएंगी उसी तरह। ठीक है। खैर। और ये बिल्कुल सेम चीज़ है, उसी तरह की चीज़ है, लेकिन जाहिर सी बात है ये यहाँ पर हम जस्ट क्विकली देखने के लिए कर सकते हैं। अगर हमने उसको देख के उसको एनालाइज करना है तो फिर हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। जी जी। ठीक है। तो वेरिएबल असाइनमेंट में क्या हुआ कि जी हम यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर सेट करना चाहें वो वैल्यू हम उसकी सेट कर सकते हैं, वो वैल्यू वहाँ पर हो जाएगी। यानी कि अगर हमने कहा, जैसे मिसाल के तौर पर ये बड़ा रीजनेबल, काफ़ी काम आता है कि अगर हम करना चाहें कि यार इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू ये हो तो ये होता है, अच्छा दूसरी हो, तो फिर हम दोबारा से कोड रन करने की जगह हम डायरेक्ट यहीं से वैल्यू सेट कर जी दें जी और हम वो बिल्कुल। चेक कर लें। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये एक्सप्रेशन है। ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या होता है, जो हम यहाँ पर कोड के अंदर, ये जैसे एक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, असाइनमेंट का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हो गया, कोई इफ के अंदर जो कंडीशन लगाते हैं वो एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन अगर आपने जावा में पढ़ेंगे तो वही एक्सप्रेशन हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पर अ, जैसे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है इस जगह पर और हमने किसी चीज़ की कोई वैल्यू को वो करना है, इवेल्युएट करना है कि भाई अभी हमारा ये कॉनकैट हो रहा है तो ये हो रहा है, अगर फलां चीज़ होती तो क्या होता। ठीक है। तो वो हम यहाँ पर रख के उसको एग्जीक्यूट कर, मिसाल के तौर पर ये वेरिएबल की वैल्यू है कि मैं बात कर रहा था, तो अगर मिसाल के तौर पर ये ए इज इक्वल टू 50 कर दूं मैं, तो ये एक्सप्रेशन है ना। ठीक है। जी तो ए इज इक्वल टू 50 मैंने किया, अब मैं जाके ए की वैल्यू चेक करूँ, ए की वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है। जी। जिस तरह मैं वहाँ एक्सप्रेशन में और इस वेरिएबल असाइनमेंट में फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ भी कर सकता हूँ। इसमें मैं, अभी मुझे ये देख रहा हूँ कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन बी, डायरेक्ट इस तरह लिख देता हूँ मैं यार, मुझे नहीं पता इफ़ के साथ लिख सकता हूँ कि नहीं, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी की वैल्यू है क्या वैसे, तो ए इज इक्वल टू 99। अच्छा नहीं, इफ नहीं, इफ नल आ गया ए, इसका मतलब है कि नहीं हो सकता। क्योंकि एक्सप्रेशन तो नहीं बनेगा ना ये, हाँ, ए इज ग्रेटर देन बी, इन एनी केस जो भी, ये हम कर सकते हैं, यानी कि हाँ, इस जगह पर अगर हमने मिसाल के तौर पे कॉन्टेक्स्ट में जो जो कुछ है उसके ऊपर हम कुछ भी, ए इज ग्रेटर देन बी, तो वो ट्रू उसने रिजल्ट दे दिया, यानी कि इफ की कंडीशन जो भी है। ठीक है। तो इस तरह के हम कोई भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने की एक जगह ये भी है, ये डीबग शेल में अगर आप आए तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर, हाँ, अगर हम कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं तो एपीआई की कॉल भी एक एक्सप्रेशन ही होती है।
ठीक है। तो हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर, मैं वैसे ही हाइपोथेटिकली लिख रहा हूँ, गेट माई एपीआई डेटा, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम वैल्यू पास करना चाहते हैं, हमारे कोड में वैल्यू कुछ और पास हो रहा है, हम उसको कुछ और वैल्यू पास करके करना चाहते हैं, तो हम यहाँ इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये वाली एपीआई तो कोई नहीं है हमारे पास, मिसाल के तौर पर ये लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, हेलो, हेलो सर। ठीक है, फर्ज किया ये मैं कर देता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ये है एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये मैं कर दूंगा तो ये कंसोल पर आ गया, हेलो सर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, यानी कि ये तो मैंने जस्ट एक आउटपुट किया था। यहाँ पर मैं कुछ भी करूंगा, मैं यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का फार्मूला लिख दूँ, मिसाल के तौर पर a+23/b, ये मैं लिख दूँ, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल मौजूद हैं, मैं लिख दूँ तो अच्छा, मैंने इसको आउटपुट नहीं किया ना, वो हो जाएगा अगर मैं इसको असाइन कर दूं। हाँ, इसको मैं असाइन कर दूं फर्ज किया ए पर। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ए की वैल्यू देखें क्या हो जाएगी। ए की वैल्यू 50 ही है, a+23/b जो होनी चाहिए। एग्जीक्यूट होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा वैसे। हाँ, ये हो रहा है वैसे, ए 50% बी की वैल्यू है क्या, 20 है। ए की वैल्यू क्या है, 50 है, 50% 73 वैल्यू, तो ए की वैल्यू हो जानी चाहिए कम। तो इसको मैं उठा के अगर यहाँ कर दूँ तो यहाँ होता है। ए की वैल्यू 52 कैसे आ रही है, a+23/b ऐसे ही होता है। ए, अच्छा, डिवाइड पहले होगा ना, सॉरी। हाँ, डिवाइड बाय। अच्छा, ये डिवाइड होगा पहले तो 20, हाँ सही है ना, ये सही आ रहा था यार, ये वहाँ यहाँ पर ही वैल्यू दे रहा था। अच्छा सही है, ये असाइन, ये वाला कोड जो है ना लोकली असाइन वो करता है, रन होता है, बिल्कुल सही है। ये यहाँ रिजल्ट दे भी रहा था 51, क्योंकि 23 को आप 20 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 20 से डिवाइड करेंगे तो वो एक आएगा। ए 50 था, 50+1 जो है वो 51 आ रहा था। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू 51, तो बहरहाल यहाँ पर जो आप एग्जीक्यूट करेंगे एक्सप्रेशन को वो यहाँ पर असाइन हो जाएगा। और डीबग शेल में जो आप रन करेंगे वो इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके आप अपने किसी फार्मूले को, किसी चीज़ को ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं। जी तो जी समझ गया। इस तरह हम ये बेसिकली एक्सप्रेशन जो है ना उसके बेस पे इवेल्यूएशंस करते हैं। लास्ट जो चीज़ है, ड्रॉप टू फ्रेम, ये मिसाल के तौर पर हम इस फंक्शन के अंदर गए। ठीक है, लेट्स सी, हम अंदर जाते हैं, लेवल 1 आ गया, लेवल 1 से हम लेवल 2 पर जाते हैं, ये लेवल 2 में चले गए। ठीक है, हम लेवल, यानी कि जो भी हम फंक्शन यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ लेफ्ट साइड पर देखें उस फंक्शन का नाम इधर आ रहा है। तो अगर हम फर्ज किया 40-50 फंक्शंस के अंदर, एक के अंदर, तो ये अगर आपको अंदाज़ा है फंक्शन स्टैक, कॉल स्टैक जो है, तो कॉल स्टैक यहाँ पर नज़र आ रही है हमारी। ठीक है, तो कई दफ़ा ऐसा होता है, यानी कि हम ये चीज़ उससे भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेक पॉइंट्स वगैरह लगा के, जी इधर तक आ जाओ। ठीक है, और दूसरा हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम ये राइट क्लिक करें और ड्रॉप टू फ्रेम। ड्रॉप टू फ्रेम का मतलब है कि जी यहाँ से ये वाला कॉल हुआ था, यहाँ से ये वाला कॉल हुआ था, इसको ख़त्म करो, वापस इधर आ जाओ। अभी तक हम जितनी दफ़ा भी हम कंट्रोल फ्लो में बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई चल आगे चला जा, इसको भी छोड़ दे, आगे चला जा। ठीक है, हम ये बात कर रहे थे। ड्रॉप टू फ्रेम का मतलब है कि भाई वापस। ठीक है, इसका मतलब है कि जी, यानी कि इस फंक्शन के अंदर अगर मैं लेवल 1 के अंदर मैं उसको वापस ले आया, तो अब क्या होगा, ये वापस यानी कि जाके फिर अब लेवल 2 में मैं दोबारा जा सकता हूँ। मैं यानी कि अगर फर्ज किया एक फंक्शन को टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और वहां मुझे तो लगा ओ यार पिछले में ये यहाँ पर कोई गड़बड़ है शायद। ठीक है, तो मुझे जो है ना इसमें वापस जाके चेक करना चाहिए। तो ये मुझे नहीं करना पड़ेगा कि मैं फिर, चूंकि एंड पे आ चुका, उससे आगे आ चुका हूँ, तो मैं फंक्शन ख़त्म करके दोबारा से प्रोग्राम चलाऊँ, दोबारा से सारे स्टेप्स करूँ, दोबारा से यहाँ पर आऊँ। क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि अभी हम तो छोटा सा एक प्रोग्राम लेके कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे पास 40-50 क्लासेस हों, उसमें 4-5 हज़ार लाइनें हों। ठीक है, और बहुत सारे आधे घंटे 1 घंटे की एफर्ट के बाद आप उस डीबग लेवल के ऊपर पहुंचे हों और आप वो चीज़ कर रहे हो, तो लिहाजा यू डोंट वांट टू डिस्कार्ड ऑल दैट एफर्ट। तो आप
क्या करेंगे कि आप ड्रॉप टू फ्रेम करके पिछले लेवल पर भी जा सकते हैं और फिर वो लाइन दोबारा एग्जीक्यूट कर। ठीक है, तो ये कंट्रोल फ्लो का ही पार्ट है, यानी कि जैसे कंट्रोल फ्लो में हमने वो कहा था कि इधर चले जाओ, आगे चले जाओ, उससे भी आगे चले जाओ, चलो जी इस लाइन तक चले जाओ या उस ब्रेक पॉइंट तक चले जाओ, इन सारे तरीकों को हमने देखा था। जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में कंट्रोल फ्लो का वो ये है कि ड्रॉप करके आप वापस आ जाओ किसी ऐसे फंक्शन तक। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ वापस आ जाऊँ, अपेरेंटली ड्रॉप टू फ्रेम मेन पर नहीं होता, लेकिन अंदर डीप अंदर वाले लेवल पर जितने भी अगर 40 फंक्शन होंगे उससे पीछे पीछे, क्योंकि कॉल स्टैक शायद होती है यहीं से, हाँ, तो इस वजह से वो यहाँ पर वापस आ जाएगा और अब फिर हम इस तरह से आगे जा सकते हैं। तो एक ये है। यहाँ से अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो देखें ये कॉल स्टैक के ऊपर ये इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टर्मिनेट एंड रिमूव, रीलॉन्च वगैरह। खैर ये तो नॉर्मल। इसके अलावा अगर आप कोड में कहीं पर चेंज करें तो वो आप खैर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर एग्जीक्यूट करते वक्त जैसे मिसाल के तौर पर अभी इस लाइन के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम कहीं पीछे चेंज कर दें तो वो फिर वो ऑप्शन देता है कि भैया आपने दोबारा से शुरू करना है, क्या करना है, या इग्नोर कर दूं मैं भी चेंज को। तो वो एक कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। तो दैट इज इट। कोई क्वेश्चन है? यानी कि डीबगिंग ओवरऑल देखा जाए तो यही इन्हीं स्टेप्स के साथ एक दो और एडवांस टॉपिक्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उसमें एक फिल्टर का बटन है, ये वाला, ये वाला। नॉर्मली ये होता है कि जी आपने फलां फलां पैकेज को नहीं टेस्ट करना तो उसको फिल्टर कर दें आप, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की पैकेज है या कुछ जो भी है, वो आपको पता है कि जो सही है या वट या वो आपके स्कोप में ही नहीं है, उसको आप टेस्ट कर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप उसको जी फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें नॉर्मली आप उसके ऊपर यानी कि वो रुकती भी नहीं है, वो फ्लो में से आप निकल सकते हैं। तो इस तरह के और दो चार हैं, एक दो एडवांस टॉपिक भी है, मिसाल के तौर पर रिमोट डिबगिंग वगैरह, कि एप्लीकेशन कहीं और चल रही है और आपने उसको डिबग करना है। तो दैट यू कैन जस्ट गूगल ऑन एंड, रेयरली उसकी ज़रूरत पड़ती है लेकिन बहरहाल पड़ती है। हम किसी और सेशन में या तो वो भी कर लेंगे, नहीं तो नॉर्मली ये हैं। अगर इसमें कुछ कोई क्वेश्चन वगैरह कोई चीज़ है तो यू कैन आस्क। जो रिटर्न वाला है ना, स्टेप रिटर्न कंट्रोल हम्म फ्लो में, हम्म तो इसमें क्या है कि वो हमें एक फंक्शन में हमें मतलब कि ये ऐड इन नंबर वाले में, हम्म। तो इसमें जब हम रिटर्न वाला करेंगे तो ये हमें इससे पिछले फंक्शन में ले जाएगा। ये वाला ना, ये स्टेप जी रिटर्न। जी ठीक है ना, जी F7। भाई। F7 का मतलब होता है कि एग्जीक्यूट करके ले जाएगा। मतलब ये देखें, वो पिछले फंक्शन में नहीं लेके जाएगा, वो लेके जाएगा आगे। स्टेप रिटर्न का मतलब होता है कि भाई मिसाल के तौर पे देखें, मैं F6 कर रहा हूँ, एक ये ठीक है, ये करके एक एक स्टेप करके यहाँ आया ना, अब मैं मजीद एक F6 करूंगा तो फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक है, और वापस चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इस जगह पर स्टेप रिटर्न करता ना तो ये सारे काम वो कर देता और वो ठीक है यहाँ आ सर। जाता। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये जो स्टेप रिटर्न, स्टेप इनटू और स्टेप ओवर है, ये सिर्फ आगे जाने के लिए। वो जो ड्रॉप टू फ्रेम था वो था कि आप उसको ड्रॉप करके वापस आ जाओ, यानी ठीक है कि ठीक है। दोबारा से शुरू करो। ठीक है ना, तो स्टेप रिटर्न बेसिकली मैं एक दफ़ा करके बेशक दिखा देता हूँ। अ, अगर मैं इनको ब्रेक पॉइंट को ख़त्म कर दूँ तो प्रैक्टिकली, अब मैं फेट प्रेस करता हूँ, यहाँ आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ F5 करूँ, इसके अंदर जाऊँ, अब मैं F7 करूँ तो ये देखें, F7 ये वाला ना, ये करूँ तो ये वाली लाइन थी ना, इसको करके आगे आ गया। ठीक है क्लियर। ठीक है, इससे आगे चला जाता है। सिर्फ ड्रॉप टू फ्रेम वो है जो कि बेसिकली ड्रॉप करके पीछे आ जाता है ताकि उसको दोबारा आप एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक ठीक है है ना, क्लियर। ठीक है, चलें। और कोई क्वेश्चन है? और मेरे नहीं, ख्याल बाकी में तो पॉइंट क्लियर तो है। यही है, हाँ। ठीक है, चलें। डिबगिंग जो है वो यानी कि बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। यानी कि अगर आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी तो आपका यानी कि कोड हमेशा यानी कि उसमें गलतियाँ आ ही जाती हैं, जो मर्जी कर लें, यू इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू राइट बग फ्री कोड।
तो यानी कि इसके इसमें इसमें बहुत ज़्यादा हैंडी होना, बहुत ज़्यादा इसको आना जो है, आपको प्रैक्टिस होना इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू बी एबल टू कोड फ्लुएंटली। चले, थैंक यू सो मच।